इस बीच रूस ने अपने परमाणु हथियारों को अपने और यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात करने की तारीख बता दी। खुद पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से कहा कि 7 या 8 जुलाई के बाद रूस के परमाणु बम बेलारूस पहुंचने शुरू हो जाएंगे। बेलारूस रूस का जिगरी दोस्त है और जंग में पुतिन के साथ खड़ा है, इसलिए मार्च में पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करेगा ताकि यूक्रेन को अंदर तक रूस के परमाणु हथियारों के खौफ से भरा जा सके। बेलारूस के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर हैं और वहां पुतिन ने मुलाकात के दौरान उनसे कहा कि बेलारूस में रूस के खतरनाक परमाणु हथियारों को रखने का बंदोबस्त 7-8 जुलाई तक हो जाएगा। उसके बाद रूस के न्यूक्लियर बम वहां पहुंचने लगेंगे। यानी यूक्रेन और नेटो के पास तैयारी करने का ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बेलारूस रूस का पड़ोसी होने के साथ ही यूक्रेन से भी अपनी सीमा साझा करता है और बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे नेटो देश भी बेलारूस के बगल में है। और बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती का दिन तय होते ही ब्रिटेन एक्शन में आ गया और उसने बेलारूस के सोने पर प्रतिबंध लगा दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 7 जुलाई को रूस अपना परमाणु हथियार अपने पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात करेगा। यानी आने वाले दिनों में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी खुद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दी और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 7 जुलाई को रूस अपने परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात कर देगा। इस खबर के सामने आने के बाद ब्रिटेन ने बेलारूस के सोने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने बेलारूस के सीमेंट, लकड़ी और रबड़ पर भी प्रतिबंध लगा दिया ताकि इसका असर बेलारूस की अर्थव्यवस्था पर पड़े। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब रूस जैसे ही प्रतिबंध बेलारूस पर लगाए जा सकते हैं। मतलब जो हाल अभी रूस का है, ठीक वैसा ही हाल उसके पक्के दोस्त बेलारूस का होने वाला है। इधर इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद वहां फैली राख ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी में 24 घंटे के अंदर 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद वहां का आसमान धुएं से भर गया। ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ राख ही राख नजर आई। बताया गया कि अनक क्रकताउ नाम के ज्वालामुखी में 24 घंटे के अंदर 2 विस्फोट हुए, जिसके बाद आसपास के कई किलोमीटर तक राख की मोटी चादर बिछ गई। इस दौरान वहां के आसमान पर कई घंटों तक धुएं ने कब्जा जमाए रखा, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत भी की। जिसके बाद वहां की सरकार ने लोगों से ज्वालामुखी के 10 किलोमीटर के आसपास न जाने और अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन जासूसी करने के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर रेडार बनाने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की यह कोशिश अमेरिका से निपटने की है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ है, जिसकी वजह से उसके और चीन के बीच कई बार जंग की नौबत भी आ चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से चीन अमेरिका की हर गतिविधि की जानकारी रखना चाहता है और उसकी खास नजर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिका के गुआम द्वीप पर है, जहां अमेरिकी सेना के कई बेस हैं। और इसी को देखते हुए चीन अपने युद्धपोत के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर रेडार बनाने की तैयारी में है। खबर है कि चीन जिस रेडार को बनाना चाहता है उसकी रेंज 4500 किलोमीटर तक होगी, जिसका मतलब है कि चीन आसानी से अमेरिका के गुआम द्वीप तक नजर रख सकेगा। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया और छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन की तरफ से मंदिर परिसर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को छोटे कपड़ों में न आने के दिशा निर्देश दिए गए। पोस्टर में लिखा गया कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट या कटी-पटी जीन्स पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने यह ऐलान किया था कि मंदिरों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वस्त्रों की मर्यादा जरूरी है। जिसके बाद उत्तराखंड के कई मंदिरों के बाहर पोस्टर लगाकर लोगों से छोटे कपड़ों में न आने की अपील की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की वजह से गुजरात, गोवा और मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय दस्तक देने को तैयार है, जिससे तटीय इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। और यही वजह है कि मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समंदर के पास न जाने की सलाह दे दी गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के पास सबसे नजदीक आएगा, जो पोरबंदर तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 830 किलोमीटर दूर है। तूफान की वजह से 13 और 14 जून को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिशरमैन को आज से समंदर का अंदर जाना मना है। वहीं इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैयार रहने के लिए कह दिया गया। उधर यूक्रेन के उमन शहर में हुए बड़े हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सुपरमार्केट पर बम गिरता नजर आया। ये उसी हमले का वीडियो है जिसके बारे में रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया था। लेकिन यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें बम एक सुपरमार्केट पर गिरता दिखाई दिया। वीडियो में कुछ लोग वहां आराम से खरीदारी करते दिखाई दिए, लेकिन तभी अचानक वहां एक जोरदार धमाका हो गया।
धमाका होते ही वहां मौजूद लोग बुरी तरह डर गए और जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करते दिखे। कुछ रोज पहले हुए इस हमले के बाद रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के एक हथियार डिपो को तबाह कर दिया, लेकिन अब उमन शहर पर हुए हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें दावा किया गया कि बम हथियार डिपो पर नहीं बल्कि एक सुपरमार्केट पर गिरा था। इधर हिंद महासागर में ब्रिटेन के द्वीप डिएगो गार्सिया के लिए अमेरिका ने उसे चेतावनी दे दी। बताया जा रहा है कि इस द्वीप को ब्रिटेन मॉरिशस को सौंपना चाहता है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि मॉरिशस कर्ज में डूबा है। ऐसे में चीन मॉरिशस पर दबाव बनाकर इस द्वीप पर अपना कब्जा जमा सकता है और यही वजह रही कि डिएगो गार्सिया द्वीप के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। ये द्वीप भारत के कन्याकुमारी से करीब 1800 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में है, जिसे ब्रिटेन ने मॉरिशस को देने की पेशकश कर दी, जिससे अमेरिका को डर सताने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल तक मॉरिशस पर 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि कुछ साल पहले ही चीन ने मॉरिशस को दिए कर्ज की बड़ी रकम को माफ कर दिया था और तब से ही चीन इस द्वीप पर कब्जे की फिराक में है। इसी वजह से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ये द्वीप अगर मॉरिशस को मिल गया तो चीन के लिए उस पर कब्जा करना आसान हो जाएगा और वो वहां अपना आर्मी बेस तैयार कर सकता है। उधर कर्नाटक के स्कूलों की टेक्स्ट बुक में आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए, क्योंकि कर्नाटक सरकार हेडगेवार की जीवनी को टेक्स्ट बुक से हटाने के बारे में सोच रही है, जिसका संकेत कुछ दिन पहले कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने दिया था। क्योंकि कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने अपने बयान में आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को कायर कह दिया था और उनकी जीवनी को कर्नाटक के स्कूलों की टेक्स्ट बुक में पढ़ाने का विरोध किया था, जिसके बाद कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने संकेत दिया कि हेडगेवार की जीवनी को पाठ्यक्रम से हटाया जा सकता है और बीजेपी पर हमला किया। Try to infuse their ideological issues into textbooks. ये बात सुनकर बीजेपी भड़क गई। उसने हेडगेवार को देशभक्त बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। देशभक्ति को खिलाफ कांग्रेस है, इसे मैसेज देना चाहता है क्या? कर्नाटक में कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक में हेडगेवार पर एक चैप्टर है जिसे 2022-23 के सत्र में शामिल किया गया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन और रूस से जारी तनाव के बीच जापान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी तेज कर दी। जापान इन दिनों जोर शोर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है, क्योंकि उसे एक साथ चीन और रूस से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसी खतरे को देखते हुए जापान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी तेज कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान की इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर होगी। जापान को इस तरह की खतरनाक मिसाइल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन और रूस लगातार उसके लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि चीन और जापान के बीच लंबे वक्त से कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है। वहीं रूस भी चीन के साथ खड़ा है। एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि चीन के जंगी जहाज उसकी सीमा में घुस गए। इससे पहले चीन और रूस ने मिलकर पूर्वी चीन सागर में युद्ध का अभ्यास कर जापान को डराने की कोशिश की थी। इधर दक्षिण पश्चिम चीन के उनान प्रांत में बेहिसाब बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। रिहायशी इलाकों में सैलाब आ गया। लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए। कई लोग बेघर हो गए, जबकि कई लोग बाढ़ में फंस गए। इस बीच रेस्क्यू टीम कई इलाकों में लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी नजर आई। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया और नाव की मदद से उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि सड़कें और मैदान का दूर दूर तक अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूब गईं। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को गाड़ियों से बाहर निकाला। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि कई इमारतें कई फीट तक पानी में डूब गईं। इधर दिल्ली के नंद नगरी इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़के पर सरेआम धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक लड़का बीच सड़क पर दूसरे लड़के पर धारदार हथियार से हमला करता नजर आया। काफी देर तक हमलावर गाली गलौज करता रहा, लेकिन आसपास किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। महिला की आवाज सुनकर कई लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन तब तक हमलावर जा चुका था। हालांकि वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमने इसमें 307 का केस भी दर्ज कर दिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद करने का दावा किया।